हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं और उसी सीरीज में आज अगली सीरीज है जिसमें कि हम हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्प हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं डेली नई वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कुछ कथन दिए हैं और आपको उन के बारे में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नाटक और रूपक में कोई अंतर नहीं है। नाटक और रूपक में कोई अंतर नहीं है। दूसरा है, भारतीय नाटकों में अभिनय कला प्रमुख तत्व है। अगला है कि नाट्य कला के आधार पर जानकी मंगल हिंदी का पहला नाटक है। और अगला है, हिंदी नाटक का वास्तविक विकास जयशंकर प्रसाद से हुआ। आपको इनमें से जो कथन असत्य है उसे बताना है। उपयुक्त कथनों में कौन सा असत्य है? असत्य का मतलब कि जो गलत है, जो गलत है वो बताना है, अर्थात कि कोई तीन सही हैं, एक ही आंसर है जो कि गलत है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो इसमें जो चार कथन हैं उनमें से जो गलत कथन है वो फोर्थ वाला कथन है। ठीक है, इनमें से जो गलत कथन है वो कौन सा है? चौथा कथन गलत है। तो देख लेते हैं कि गलत कथन क्या है। पहला है, नाटक और रूपक में कोई अंतर नहीं है, ये सही है। भारतीय नाटकों में अभिनय कला प्रमुख तत्व है, यह भी सही है। नाट्य कला के आधार पर जानकी मंगल हिंदी का पहला नाटक है, यह भी सही है। लेकिन हिंदी नाटक का वास्तविक विकास जयशंकर प्रसाद से हुआ है, यह गलत है। इसके अतिरिक्त बाकी यह सही है। अगला क्वेश्चन है, नाटक को किसने पांचवा वेद माना है? तो किसके द्वारा नाटक को पांचवा वेद माना गया है, इसका आपको आंसर बताना है। नाटक को किसने पांचवा वेद माना है? ऑप्शन में है विश्वनाथ, भरत मुनि, दशरथ ओझा और पाणिनि। राइट आंसर बताना है कि नाटक को किसने पांचवा वेद माना है। नाटक को पांचवा वेद किसने कहा है? ऑप्शन इसके लिए बी राइट आंसर है, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाटक को पांचवा वेद माना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु का योगदान किस रूप में नहीं था? किस रूप में नहीं था? नहीं में आंसर बताना है। तो हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु का योगदान, पहला है, नाटक नामक नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, यह सही है। संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, यह भी सही है। नाटकों में स्वयं अभिनय किया इन्होंने, यह भी सही है। लेकिन पारसी थिएटर के प्रभाव को ग्रहण करना, यह गलत है। यानी कि इन्होंने पारसी थिएटर के प्रभाव को ग्रहण नहीं किया है। तो जो नहीं है वह बताना था, इसलिए आंसर डी आपका सही आंसर है, मतलब कि ये गलत है, आपको इसे गलत बताना है। इसके अतिरिक्त नाटक नामक जो नाट्यशास्त्रीय ग्रंथ है इसकी रचना भारतेंदु जी ने की है। और संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी नाटकों का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। नाटकों में इन्होंने स्वयं अभिनय भी किया है। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित दुखांत नाटकों के सर्वप्रथम रचनाकार हैं। पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित दुखांत नाटकों के यानी कि जिसका अंत दुख के साथ होता है, मतलब कि अंत भी दुख में ही होता है, उस नाटकों के पहले रचनाकार का नाम बताना है कि सर्वप्रथम रचनाकार कौन थे। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित जो दुखांत नाटक के सर्वप्रथम रचनाकार थे वह भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटक किस दृष्टि से पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित हैं? तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वह किस दृष्टि से पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित हैं? कथावस्तु में संघर्ष की योजना, पात्रों का अंतर्द्वंद, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों। यानी कि कथावस्तु में संघर्ष की जो योजना थी और पात्रों का जो अंतर्द्वंद था, इन दोनों ही दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटक पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित है। यानी कि पाश्चात्य नाट्य कला में ये चीज़ थी जिसे जयशंकर प्रसाद ने ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है उसे आपको बताना है। ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, स्कंदगुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी है, लहरों के राजहंस, यह इनका नाटक नहीं है, लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन नाटकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन गलत है फिर आपको गलत कथन को बताना है। पहला है, समाज सुधार देश प्रेम विषयक नाटकों की रचना हुई थी भारतेंदु युग में। नाटकों में नए नए प्रयोग की प्रवृत्ति थी। खड़ी बोली गद्य के साथ ब्रजभाषा पद्य का प्रयोग हुआ था। उद्देश्यपरक नाटकों की रचना हुई थी। तो गलत जो है वो ऑप्शन बी है, इसमें नाटकों में नए नए प्रयोग की प्रवृत्ति नहीं थी। इसके अतिरिक्त बाकी कथन सही हैं, तो आपको क्योंकि गलत वाला बताना है तो इसलिए आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन कौन सा है यह बताना है आपको। पहला है, द्विवेदी युग में एक भी प्रतिभाशाली नाटककार नहीं हुआ। दूसरा है, भारतेंदु ने मौलिक नाटक लिखे और स्वयं अभिनय भी किया। प्रसाद के नाटक पाश्चात्य नाट्यकला से अप्रभावित हैं। प्रसाद ने अपने नाटकों में ऐतिहासिक विषयों को लेकर आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया है। आपको इसमें गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो कि इसमें गलत है, असत्य कथन को बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये गलत है। प्रसाद के नाटक पाश्चात्य नाट्यकला से अप्रभावित थे, ये गलत है क्योंकि इनके नाटक जो थे वो पाश्चात्य नाट्यकला से प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त द्विवेदी युग में भी प्रतिभाशाली नाटककार द्विवेदी युग में एक भी प्रतिभाशाली नाटककार नहीं है, यह सही है। भारतेंदु ने मौलिक नाटक लिखे और स्वयं अभिनय किया, उन्होंने अपने नाटकों में अभिनय भी किया था, यह भी सही है। और प्रसाद ने अपने नाटकों में ऐतिहासिक विषयों को लेकर आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया, यह भी सही है। तो क्योंकि गलत वाला बताना है तो इसलिए गलत आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मोहन राकेश का कौन सा नाटक नहीं है? कौन सा नाटक है जो कि मोहन राकेश का इनमें से नहीं है? मोहन राकेश का जो नाटक नहीं है वो बताना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, लहरों के राजहंस भी है, आधे अधूरे भी है, लेकिन मेघदूत का संदेश जो रचना है यह मोहन राकेश की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये तीनों ही रचनाएं मोहन राकेश की हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती का अंधा युग है। धर्मवीर भारती ने जो अंधा युग रचना की है वो किस प्रकार की रचना है ये आपको बताना है। गीत नाट्य है, रूपक है, प्रहसन है या फिर नृत्य नाटिका है। तो यह किस प्रकार का नाटक है या किस प्रकार की यह रचना है जो धर्मवीर भारती की अंधा युग है, यह आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह एक गीति नाट्य है। धर्मवीर भारती ने जो अंधा युग की रचना की वह गीति नाट्य रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? जो प्रसाद युग का नाटककार नहीं है उसे बताना है। निम्न में कौन सा प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या सेठ गोविंद दास। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, जगदीश चंद्र माथुर। ये प्रसाद युग से संबंधित नाटककार नहीं है। इसके अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र और सेठ गोविंद दास यह प्रसाद युग के नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। एक और नाटक दिए हैं और दूसरी ओर दिए गए नाटककार। तो नाटक में है अंधेर नगरी, जन्मेजय का नागे की, पहला राजा और कर्फ्यू, और इनके नाटककार का नाम दिया है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक हैं और दूसरी ओर नाटककार हैं। तो इसका जो सही मेल है वह ऑप्शन सी है। एक पहले का चौथा है, दूसरे का पहला है। ए का चौथा, बी का पहला। जो ए है इसका है चौथा, बी का है पहला। जन्मेजय का नागे की है जयशंकर प्रसाद की रचना, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, और जो कर्फ्यू है यह
लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है? तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर और कर्फ्यू यह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है काव्येषु नाटकम रम्यम। उक्ति का अर्थ है, जो उक्ति है काव्येषु नाटकम रम्यम उक्ति, इसका अर्थ क्या है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है कि काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं। काव्यों में नाटक मनोरम होते हैं, यह इसका अर्थ है काव्येषु नाटकम रम्यम। निम्नलिखित में कौन सी रचना गीति नाट्य नहीं है? जो गीति नाट्य नहीं है वह आपको बतानी है। गीति नाट्य जो नहीं है, लहरों के राजहंस, अंधा युग, एक कंठ विस्पाई और भूमिजा। राइट आंसर ऑप्शन ए है, लहरों की राजहंस जो है वो गीति नाट्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अंधा युग, भूमिजा और एक कंठ विस्पाई ये गीति नाट्य की रचनाएं हैं। लहरों के राजहंस इसमें गीति नाट्य के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में किसने अपने नाटकों में गीतों का प्रयोग किया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसने अपने नाटक में गीतों का प्रयोग किया है? इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों, यानी कि जयशंकर प्रसाद और जगदीश चंद्र माथुर। इन दोनों ने ही अपने जो नाटक थे, जो अपनी रचनाएं थी, जो नाटक थे उसमें गीतों का प्रयोग किया है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेजेडी या दुखांत पाश्चात्य नाट्य कला की देन है। भारतीय नाटकों में कार्य की अपेक्षा कला को अधिक महत्व मिलता है। स्वगत कथन वह है जो अपने आप से कहा जाए। नाटक के सभी तत्वों की पूर्णता रस सृष्टि करने में है। सभी इसमें से जो कथन सही है वह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। कथन इस प्रकार है कि पहला कथन है जैसे ट्रेजेडी या दुखांत पाश्चात्य नाट्य कला की देन है, कि पाश्चात्य नाट्य कलाओं में हमने ट्रेजेडी और दुखांत देखा था, तो ये सही है। भारतीय नाटकों में कार्य की अपेक्षा कला का महत्व अधिक है, यह भी सही है। स्वगत कथन वह है जो अपने आप से कहा जाए, वह भी सही है। नाटक के सभी तत्वों की पूर्णता रस सृष्टि करने में होती है, यह भी सही है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वह है उपयुक्त सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार। रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना का नाम बताना है। अंधेर नगरी है। राम कुमार वर्मा है, जगदीश चंद्र माथुर और उपेंद्रनाथ अस्क। राम कुमार वर्मा इनकी प्रसिद्ध रचना है दीपदान। जगदीश चंद्र माथुर इनकी प्रसिद्ध रचना है पहला राजा। और उपेंद्रनाथ अस्क की जो रचना है वह है सूखी डाल। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी। राम कुमार वर्मा की रचना है दीपदान। जगदीश चंद्र माथुर पहला राजा और उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है सूखी डाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एकांकी में नहीं है? जो विशेषता एकांकी में नहीं होती है उसे बताना है। जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। एक अंक और 2-3 दृश्य की इसमें योजना होती है। एक अंक और 2-3 दृश्यों की इसमें योजना होती है, यानी कि एक तो एक ही जीवन का कोई एक ही पक्ष होता है और दूसरा इसमें एक अंक होगा और उसमें 2 या 3 दृश्य होंगे। कथानक का सीमित होना, इसमें जो कथानक होता है वो सीमित होता है, यानी कि छोटा होता है। संकलन त्रय अनिवार्य नहीं है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है कि संकलन त्रय अनिवार्य नहीं है लिखा है, तो आपको नहीं में आंसर जो एकांकी में नहीं होता है वह बताना था। तो संकलित त्रय अनिवार्य नहीं है, यह गलत है। इसमें संकलित त्रय की अनिवार्यता होती है। बाकी किसी एक पक्ष को ही जीवन के बताता है, इसलिए एकांकी कहलाता है। एक अंक होता है और 2 या 3 दृश्य उसमें होते हैं, और जो इसका कथानक है वो सीमित होता है, छोटा होता है। और इसमें संकलन त्रय जो है वो अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें अनिवार्य नहीं है लिखा है, लेकिन इसमें अनिवार्य होता है, इस नहीं है लिखा है, इसलिए यह गलत है।
अगला क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर की दृष्टि से कौन सा कथन असत्य है। अगर नाटक और एकांकी की बात करें तो उनमें जो अंतर होता है नाटक और एकांकी में, उस दृष्टि से कौन सा कथन असत्य है। नाटक में कथा विस्तार होता है, एकांकी में कथा संकोच होता है, यानी कि नाटक की कथा बड़ी होती है और एकांकी की कथा छोटी होती है, इससे कथा संकोच होता है। नाटक में अनेक पात्र होते हैं, एकांकी में एक पात्र होता है। नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं किंतु एकांकी में एक ही अंक होता है। संकलन त्रय की अनिवार्यता नाटक में नहीं किंतु एकांकी में होती है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि इसमें कहा है कि नाटक में अनेक पात्र होते हैं, एकांकी में एक पात्र। ऐसा नहीं होता है कि एकांकी में एक पात्र हो, एकांकी में भी अनेक पात्र हो सकते हैं, जिस प्रकार नाटक में अनेक पात्र होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यह तो गलत वाला आंसर हो गया। इसके अतिरिक्त नाटक में कथा विस्तार होता है, एकांकी में कथा संकोच होता है, यह सही है, एकांकी की कथा कम होती है। नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं किंतु एकांकी में एक ही अंक होता है, यह सही है। जो एकांकी है उसका एक अंक होता है, इसीलिए उसे एकांकी कहा जाता है। संकलन त्रय की अनिवार्यता नाटक में है किंतु नाटक में नहीं किंतु एकांकी में है। जो संकलन त्रय होता है इसमें नाटक में यह अनिवार्य नहीं है लेकिन एकांकी में यह अनिवार्य होता है, यह भी सही है। तो राइट आंसर आपका बी है, जो कि आपको गलत में आंसर देना था, तो गलत आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना गया है। तो हिंदी का जो प्रथम एकांकी माना गया है, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट को माना गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक हैं। आधुनिक हिंदी एकांकी है, इसके जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना गया है। एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ है। जो एकांकी में अभी हमने पढ़ा था कि संकलन त्रय की अनिवार्यता है, तो वह संकलन त्रय क्या होता है। एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ है समय स्थान कार्य की एकता। एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ होता है समय स्थान और कार्य की एकता। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ है समय स्थान कार्य की एकता। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एकांकी का दूसरा नाम है। रेडियो एकांकी का जो दूसरा नाम है वह है ऑप्शन सी श्रव्य एकांकी। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम है श्रव्य एकांकी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुख्यतः किस विषय के एकांकी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं, एकांकीकार हैं। इनका जो मुख्य विषय था वो क्या था, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है ऐतिहासिक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो एकांकी हैं वो मोस्टली ऐतिहासिक विषयों पर आधारित हैं। प्रतीकात्मक एकांकीकारों में प्रमुख हैं। प्रतीकात्मक एकांकीकारों में प्रमुख कौन हैं, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर प्रतीकात्मक एकांकीकारों में प्रमुख माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, एकांकी लेखक और एकांकी में कौन विषम संयोजन है। एकांकी लेखक और एकांकी में विषम संयोजन बताना है। विषम का मतलब कि गलत बताना है। जो कि एकांकी लेखक और एकांकीकार हैं, एकांकी और एकांकीकार हैं, वो गलत हो वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है भुवनेश्वर इतिहास के स्वर भुवनेश्वर ने लिखा है। उपेंद्रनाथ अस्क ने सूखी डाली लिखा है। रामकुमार वर्मा का चारुमित्रा है और विष्णु प्रभाकर की सीमा रेखा है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है भुवनेश्वर इतिहास के स्वर भुवनेश्वर की रचना नहीं है। जो गलत बताना था वही आप बता रहे हो कि जो इतिहास के स्वर है वो भुवनेश्वर ने नहीं लिखा है। इसके अतिरिक्त सूखी डाली यह रचना उपेंद्रनाथ अस्क की है। चारुमित्रा यह रचना यह एकांकी रामकुमार वर्मा की है। और सीमा रेखा यह जो एकांकी है ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है। जो जगदीश चंद्र माथुर ने एकांकी इसमें से नहीं लिखी है वह आपको बतानी है। भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, कारवां और खंडहर। तो भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की है। रीढ़ की हड्डी यह भी जगदीश चंद्र माथुर की है। खंडहर भी जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। नहीं में आंसर देना है। जो नहीं लिखा है वह है कारवां, जो कि भुवनेश्वर की रचना है, भुवनेश्वर की एकांकी है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। इसके अतिरिक्त ये तीनों जो हैं यह जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक करुणालय क्या है। जो जयशंकर प्रसाद का नाटक करुणालय है ये किस प्रकार का नाटक है आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर है गीति नाट्य। जो करुणालय है वह गीति नाट्य विधा की रचना है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एकांकी में नहीं है? जो विशेषता एकांकी में नहीं है वो बतानी है। एकांकी सामान्यतः 30 से 45 मिनट की होनी चाहिए। एकांकी में सूत्रधार अनिवार्य होता है। एकांकी का उद्देश्य शिक्षा देना नहीं है। एकांकी संक्षिप्त विधा है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है कि एकांकी में सूत्रधार अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त एकांकी 30 से 45 मिनट की होती है, सही है। एकांकी का उद्देश्य शिक्षा देना नहीं है, यह भी सही है। एकांकी संक्षिप्त विधा है, यह भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि आपको नहीं में आंसर देना था। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं डेली नई वीडियोस। चैनल में बने रहिएगा। धन्यवाद।